हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री सुंदरम एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पूरा वर्कआउट। हम आने वाली के लिए प्रिपरेशन करेंगे और किन किन एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपेयर करने वाले हैं। सो वंस अगेन लेट मी वेलकम यू ऑल ऑन अवर प्लेटफॉर्म श्री सुंदरम एकेडमी। सभी विद्यार्थियों का हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम जो न्यू बैच लॉन्च करने वाले हैं वो होने वाली है NTA CSIR UGC नेट और सेट एग्ज़ाम के लिए। मैं आप लोगों को पर्सनली लाइफ साइंसेस और जूलॉजी वाला पोर्शन पढ़ाने वाली हूँ। A little introduction about myself. My name is Farida and I am going to teach you CSIR as well as AP and SET Zoology. मैं आप लोगों की एडुकेटर फरीदा हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ CSIR लाइफ साइंसेस, सेट एंड AP Zoology. ये जो सेशन है, इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारा वर्कआउट प्लान, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है MPPSC AP 2025, जिसका नोटिफिकेशन मोस्टली 24 में आ जाएगा। सो MPPSC AP 2025 या 2024, ठीक है। सारे ही सब्जेक्ट में हम कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ जिस भी तरह की क्वेरी है कि किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी और सारा गाइडेंस जो है वो भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। MPPSC AP के सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए हम कर रहे हैं। अदर देन दैट, जो अभी रिसेंटली हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नोटिफिकेशन आई हुई है और जो एग्ज़ाम आई हुई है, उसके लिए भी हम यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। सेट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जितने भी स्टेट सेट होते हैं, महाराष्ट्र सेट हो गया, कर्नाटका सेट हो गया, ये सारे ही सेट्स और अपना MP सेट जो है हम इन बैचेस में कवर करेंगे। आफ्टर दैट CSIR नेट लाइफ साइंसेस और CSIR नेट और जितने भी सब्जेक्ट्स में हो रहा है, UGC नेट जितने भी सब्जेक्ट्स में हो रहा है वो, और ये जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए वी आर गोइंग टू कवर। हमारी जो बैच होगी वो 6 से 8 मंथ्स के लिए होगी। यहाँ पर आप लोगों को जो पेपर 1 है वो भी पढ़ाया जाएगा। जब MPPSC की बात करें तो उसमें जो भी MP का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, ये वाला जो पोर्शन है वो भी कवर करवाया जाएगा। और अगर बात करें CSIR या UGC के बारे में, तो उसका जो पेपर 1 है या पार्ट A जो है, जो कि एप्टीट्यूड वाला है, रीजनिंग वाला है, वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो दिस अकेडमी इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स या ऑल योर इश्यूज़, ठीक है। सो ये यहाँ पर आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि कैसे क्या होने वाला है और कितने ड्यूरेशन में होने वाला है। जहाँ तक MP की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम डेट, टेंटेटिव डेट कैलेंडर में इन्होंने मेंशन करी है, वो समवेयर अराउंड मई जून में है। सो हमारे पास आराम से 5 महीने 6 महीने हैं, जिसमें कि हम पूरा सिलेबस बहुत ही स्मूथली अलॉन्ग विद ऑल द प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो सारे बहुत ईजिली कवर कर पाएंगे। सो इन 6 मंथ्स में बहुत अच्छे से आप लोगों का बेस और आप लोगों का लेवल प्रिपेयर हो जाएगा। और सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए है, तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल प्रोवाइड ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर आप लोगों को स्पेसिफिकली जूलॉजी जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। अब जूलॉजी या MPPSC या दूसरे एग्ज़ाम्स की जहाँ तक बात हो रही है, तो अभी जिनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, जिनका रिटन क्वालिफाई, तो उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत सब्जेक्ट की, अदर देन दैट जो जनरल अवेयरनेस है उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। अगर किसी का इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ है, रिटन क्वालिफाई हुआ है, इंटरव्यू के लिए लिस्ट में नेम है, डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट हुए हैं, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, तो उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वी हैव ऑल द प्रॉपर बैचेस एज वेल एज रिसोर्सेज जिससे कि हम आपको गाइड कर सकेंगे।
अब स्पेसिफिकली जैसे मैं ज़ूलॉजी की हूँ, तो मैं आज के सेशन में आप लोगों के साथ ज़ूलॉजी डिस्कस करने वाली हूँ। तो ज़ूलॉजी का यहाँ पर हमारे सामने सिलेबस ओपन है, और इस सिलेबस में कैसे क्या हम आगे बढ़ेंगे वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आने वाले दिनों में हमारा क्या वर्क प्लान होने वाला है। ठीक है। सो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया है वो अब इसे काफ़ी सीरियसली ले लें, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा बैरियर है उसे क्रॉस किया है और एक बहुत बड़ी चीज़ हासिल भी करी है, और आपके पास अभी काफ़ी स्मूथली समय है कि आप नेक्स्ट फेज़ को क्वालिफाई कर सके। तो कोई बहुत ही लाइटली ना लें, और जो तैयारी करना चाह रहे हैं रिटर्न की, डेफिनेटली वो तो है ही कि तैयारी करना है। बाकी जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया है, ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अब वो समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके आगे की तैयारी करें। तो यहाँ पर ज़ूलॉजी का सिलेबस जो है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अब जो बच्चे नए एस्पिरेंट्स हैं जिनका अभी रिसेंटली जो अभी सेट हुआ है उसमें उन्हें लग रहा है कि हाँ हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, या लास्ट टाइम समहाउ उन्होंने रिटर्न नहीं क्वालिफाई करी थी, तो मैं बहुत ही बेसिक से आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सारी ही चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर जो इन्होंने MPPSC ने जो पैटर्न डिक्लेयर किया हुआ है उसमें है प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चंस, एग्जाम में पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस, जो कि हर एक क्वेश्चन का आपको मिलता है 4 मार्क्स। अब ये जो 4 मार्क्स हैं, इन 4 मार्क्स में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। आप जो मैक्सिमम मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं वो हो सकते हैं आपके 200 मार्क्स। ये जो पेपर 1 होता है ये आपका 1 घंटे का होता है, और पेपर 2 जो होता है वो आपका 3 घंटे का होता है। पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एक दिन में होते हैं, जहाँ तक कि हम MPPSC AP की बात कर रहे हैं। राजस्थान में थोड़ा सा जो पैटर्न है वो चेंज है, तो थोड़ा थोड़ा स्टेट के हिसाब से वेरिएशन होता है। यहाँ पर मैं MPPSC का डिस्कशन कर रही हूँ, तो एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। फ़ायदा भी है और नुकसान भी है नेगेटिव मार्किंग का। जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग की एक लीनियंसी मिल जाती है कि नहीं है, तो हम बहुत बार तुक्के भी लगाते हैं। ठीक है। सो वो नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एनीवेज, तो आप अपने पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है सेकेंड पेपर, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। और ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर रहेगा ये आपका होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 150 क्वेश्चंस का। कितने का होता है? 150 क्वेश्चंस का ये होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करें तो संबंधित विषय का आपका 150 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। सेम डे होता है, पर सेकेंड हाफ में ये पेपर होता है। ठीक है। हर एक क्वेश्चन का फिर से वही 4 नंबर, और टोटल मार्क्स आपको जो मिलते हैं वो 600। इसमें आपको दिए जाते हैं 3 घंटे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सारी चीज़ों का जब एडअप होता है तो 800 मार्क्स हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं, वो इस पूरे टोटल में एडअप किए जाते हैं। अगर किसी ने एज अ गेस्ट फैकल्टी सर्व किया है तो वहाँ जो उनको एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के भी मार्क्स मिलते हैं। हर एक साल का 4 नंबर मिलता है, और मैक्सिमम जिन एक्सपीरियंसेस को वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वो हैं 5 साल के एक्सपीरियंस, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो वो इसके अंदर अपने एडअप कर सकते हैं वो है 20 मार्क्स। तो वो यहाँ पर इस कैलकुलेशन में जब आपके 800 मार्क्स हो, 800 में से आप जितने भी ला रहे हैं उसके अंदर वो वाले मार्क्स एडअप किए जाते हैं। जहाँ तक कि हम कैटेगरी की बात करें कि किस कैटेगरी को किस हिसाब से बेनिफिट मिलता है, तो जब आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो कैटेगरी को बस वहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आप OBC के हैं या अगर आप SC या ST के हैं तो आपका थोड़ा सा कट ऑफ हो जा सकता है, या हो सकता है लो नहीं जाता है। तो तैयारी तो करना है, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल डबल ही जनरल वाले मार्क्स, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बहुत ही कुछ बेसिक बातें थी उन बच्चों के लिए जो कि अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, और मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार पढ़ा रही हूँ, तो मैं चाह रही थी कि मैं बहुत ही सिस्टमैटिकली आपको सारी चीज़ें बताऊँ। अब ये जो पेपर है ये सभी के लिए कॉमन है।
ठीक है। यहाँ पर आपका पहला यूनिट जो है वो हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी है, ये भी पढ़ाया जाएगा। देन उसके बाद है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये भी कवर किया जाएगा। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, ये भी कवर किया जाएगा। करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल नेशनल एमपी, यहाँ से बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, ये कवर किया जाएगा। और जिन्होंने अभी रिटन क्वालिफाई किया है उनके लिए थोड़ी सी टिप है कि ये वाली जो यूनिट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं रिटर्न की या अगर आप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाली यूनिट को काफ़ी अच्छे से पढ़िए। ये वाली यूनिट आगे चल के भी आपको काफ़ी काम में आने वाली है। ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है उसके बारे में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात हो गई। उसके बाद हम जूलॉजी करें, प्राणी शास्त्र की बात करें तो जूलॉजी के अंदर आपको दी जाती हैं 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स हैं यहाँ पर। इन 10 यूनिट्स का कुछ जो एलैबोरेशन है वो कुछ इस तरह से है जो कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहली यूनिट है मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरैक्शन, मतलब ये जो आपकी यूनिट है ये है आपकी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट। कौन सी यूनिट है ये आपकी? ये है बायोकेमिस्ट्री। मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन, ठीक है, ये अपनी हो गई बायोकेम। तो अब जो CSIR की तैयारी कर रहे हैं, जो सेट की तैयारी कर रहे हैं, उसका और इसका सिलेबस काफ़ी कुछ सेम ही रहता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इन्होंने चेंज किया है। हालांकि जब हम AP की एग्ज़ाम देखें और CSIR की एग्ज़ाम देखें तो दोनों में जो लेवल है उसका डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। आपको बहुत हायर एंड पर जाकर न्यूमेरिकल्स की तैयारी नहीं करनी है। तो ये पहली यूनिट है जिसके अंदर आपको अपने बेसिक बायोमोलिक्यूल्स का नॉलेज होना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर का, उनके फंक्शन का, उनकी प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। देन उसके बाद जो साइकिल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक पाथवेज से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यहाँ तक कि CSIR में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए विथ ऑल द प्रोडक्ट्स एज वेल एज रिएक्टेंट, साथ में जो भी उसके एंजाइम्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स, मतलब यहाँ पर ये पूरा आपका जो एंजाइमोलॉजी वाला पार्ट है वो एंजाइमोलॉजी वाला यहाँ पर ये पार्ट आ जाता है, एंजाइमोलॉजी। ठीक है, एंजाइमोलॉजी। देन एंजाइमोलॉजी के बाद जो आपका पोर्शन आता है वो आपका आता है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड का बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में कितने टाइप के होते हैं, कितने स्ट्रक्चर होते हैं, किस टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, किस टेम्परेचर पर रीनेचर हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेकेंड यूनिट पर जो कि है सेल बायोलॉजी। कौन सी है? सेल बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर अगेन आपको सिलेबस जो है वो CSIR से काफ़ी मैच होता हुआ दिखेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल में इसे तैयार करना होता है व्हेन इट कम्स टू सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको ऑर्गेनल्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए, ऑर्गेनल्स का डिस्कवरी किसने किया है, ऑर्गेनल को नाम किसने दिया है, और उस ऑर्गेनल के अंदर ऐसा एंजाइम है जो कि उस ऑर्गेनल के लिए एक आइडेंटिफाइंग फीचर हो जाए, या जिसे कि हम बेटर टर्म में बोलते हैं उसका मार्कर एंजाइम हो जाए। वो एंजाइम यहाँ पर ही पाया जाता है और उस एंजाइम का यहाँ पर क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें सेल बायोलॉजी में इंपॉर्टेंटली हमें पता होना चाहिए। सेल बायोलॉजी का अगला टॉपिक जो हमें देखना होता है वो होता है सेल साइकिल। माइटोसिस और मियोसिस दोनों पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो हमें माइटोसिस और मियोसिस के स्टेजेस पता होना चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पर रेगुलेटर्स हैं, सेल साइकिल रेगुलेटर्स हैं, साइक्लिन्स हैं, CDKs हैं, या कहाँ पर सेल साइकिल का एक चेक पॉइंट है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कहाँ पर कितने सेल्स बन रहे हैं ये यहाँ पर हमें कवर करना होता है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद RNA सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये यहाँ पर हमें पूरा कवर करना होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेल बायोलॉजी में इन्होंने ये वाला एक पोर्शन रखा है, ये वाला पोर्शन हमें जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये इन्होंने मॉल बायो और सेल बायो दोनों का मिला के दिया है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में आपको जितने भी सेल सिग्नलिंग वाले पाथवेज हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली GPCR सिग्नलिंग हो रहा है या इस RTK सिग्नलिंग है, वो सारी सिग्नलिंग जो है वो यहाँ पर आपको कवर करना है। बहुत डेप्थ में नहीं कवर करना है व्हेन इट कम्स टू योर MPPSC AP, पर आपको सारे ही पाथवेज कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल कहाँ जाके किसको सिग्नल दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद इसी यूनिट में रखा गया है आपका कैंसर। ठीक है, कैंसर रखा गया है, तो कैंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर ही एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैंसर जो है वो डेप्थ में पढ़ना है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इस बार भी जो एग्ज़ाम हुई है MPPSC की, उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग सा एक कैंसर के प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स पे क्वेश्चन पूछा गया था। मीन्स उसमें कोई नाम नहीं था कि आपको कौन सा जीन आइडेंटिफाई करना है, बस ये जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसी के साथ इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है पूरा इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट। तो इम्यूनोलॉजी की जहाँ तक बात की जाती है, तो अगेन यहाँ पर आपको सारे ही जितने भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैं उनका लाइफ स्पैन पता होना चाहिए, हर एक का फंक्शन क्या है वो पता होना चाहिए, कौन सी डायमेरिक है, कौन सी पेंटामेरिक है, देन उसके बाद कौन सा इसका रीजन है, ये सारी चीज़ें आपको इम्यूनोलॉजी में पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है पता है, तो आप उसके क्वेश्चंस बना पाएंगे। हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर आपको इस यूनिट में कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाली यूनिट। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाली यूनिट जो है ऑलमोस्ट CSIR जैसी ही है, बस कुछ पोर्शंस यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो बेसिक सी सारी चीज़ें की पोटेंसी क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन क्या होता है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो पूरा आपका बेसिक के ऊपर है। फिर उसके बाद आता है गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, मतलब जहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो रहा है उसकी सारी बातें हो जाएंगी। फिर मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस जो है, यहाँ पर आपको प्रॉपर किस तरह से कौन सा ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है वो है। यहाँ पर जहाँ तक ऑर्गन फॉर्मेशन की बात है, तो यहाँ पर आपको आइलेंस इंडक्शन है जब बात की जाती है मैमल्स के बारे में। अदरवाइज यहाँ पर ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई है, उस फ्रूट फ्लाई का पूरा डेवलपमेंट है, उसका एक्सेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सेस किस तरह से फॉर्म होती है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमें जितने भी इंड्यूसर्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन एक्सेस को बनाने के लिए, वो सारे मॉलिक्यूल्स के नेम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये हमारा जो बेसिक वाला पार्ट होता है, जो क्लासिकल वाला पार्ट होता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, वो यहाँ पर हमें कवर करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन वर्टिब्रेट्स, प्लेसेंटा एंड इट्स टाइप्स एंड फंक्शंस इन वर्टिब्रेट्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कवर करना है, जो कि हम बड़ी ही सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। हालांकि जो मैं अब आप लोगों को क्लासेस पढ़ाऊंगी आगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन, तो वो मैं आपको बायोकेमिस्ट्री से ही स्टार्ट करूंगी। तो हम वन बाय वन सारी यूनिट जो है वो कवर करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। तो ये क्लासिकल जूलॉजी की बात हो गई। यहाँ पर आपको पूरा इन्वर्टिब्रेट्स अच्छे से पता होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, सीलोम जितने भी टाइप के हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में किस तरह की सीलोम है, वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद जब मूवमेंट्स या लोकोमोशन की बात है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जितना भी हिरार्कियल फॉर्म में आपका ये जो क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता है, वो हिरार्कियल फॉर्म में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उन सारे ही फाइलम्स के क्लासिकल फीचर्स या आइडेंटिफाइंग फीचर्स आपको पता होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर फाइला के अंदर जो भी उसका कैरेक्टराइजिंग ऑर्गेनिज्म है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद कुछ यहाँ पर इन लोगों ने एक्स्ट्रा फाइलम्स भी रखे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर, एफिनिटीज, लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रोटिफर्स, एंटोप्रोक्टा, फ्रोनोडिया एंड एक्टोप्रोक्टा। तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से भी इस बार AP की जो एग्ज़ाम है उसमें 2 क्वेश्चन आ गए थे।
तो ये वाला पोर्शन भी जो है इसे एकदम से छोड़ के नहीं जाना है, इसे तैयार कर लेना है। बहुत डेप्थ में अगर नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़कर जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है यहाँ पर हमें जितनी भी फिजियोलॉजीज और फिर उसके बाद एनाटॉमिकल चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। इन्होंने ब्लड एंड सर्कुलेशन रखा है, तो ब्लड एंड सर्कुलेशन में ब्लड कॉर्पस्कल्स, हीमोपोइसिस, प्लाज्मा, ब्लड ग्रुप्स, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें रखी है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पेरेंट्स का ये ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप के लिए जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है किसी एक पर्टिकुलर टाइप का ब्लड ग्रुप बनाने के लिए, तो वो कौन सा बायोमॉलिक्यूल है और किस तरह से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को उस तरह का ब्लड ग्रुप अचीव होता है, ठीक है। उसमें सारे एंजाइम्स की ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, किस तरह से चेन बन रही है आरबीसी के सरफेस पर, कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कौन सी शुगर को लाने के लिए, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़ना होगी। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यहाँ पे कंपैरेटिव फिजियोलॉजी मतलब आपको पूरा जो मैमल का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पढ़ना है, ठीक है, ह्यूमन का पढ़ना है। देन उसके बाद आपको फिशेस के बाद आपको रेप्टाइल्स, फिशेस के बाद आपको एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स के बाद मैमल्स, ये सारा ही बहुत ही डेप्थ में पढ़ना होता है। सबके कंपैरेटिव फीचर्स की किस तरह से इवॉल्व हुआ ये पूरा यहाँ पर कवर होगा। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में अगेन यहाँ पर आपको पूरा कंपैरेटिव तो पढ़ना ही पढ़ना है कि किस में क्या है, फिश में क्या है, एम्फीबिया में क्या है, रेप्टिलिया में क्या है, देन उसके बाद एव्स में क्या है और मैमल्स में क्या है, सब कंपैरेटिवली कैसे 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 डेवलपमेंट हुआ टेबल के थ्रू वो तो पढ़ना ही है। और साथ में जो ह्यूमन का है वो ह्यूमन का आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसी तरह से हमारी जो एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी है वो हम डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर थर्मो रेगुलेशन हम डेप्थ में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन ग्लैंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस बार भी शायद 2 क्वेश्चन जो थे वो यहाँ से आए थे और एक क्वेश्चन तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था तो फिर वो बाद में डिलीट किया था। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन डिजीजेस, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। देन इनहेरिटेंस बायोलॉजी हमारा जेनेटिक्स वाला पोर्शन है। तो जेनेटिक्स पर एक्सपेक्टेड नहीं था पर फिर भी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। तो जेनेटिक्स का लेवल जो चल रहा है वो थोड़ा हाई ही चल रहा है व्हेन इट इवन कम्स टू एमपीपीएससी। तो जेनेटिक्स में वही हमारा क्लासिकल जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स से लेके फिर हम थोड़ा हायर एंड पर जाएंगे, सारी ही चीज़ें उसमें कवर होगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगी, डाईहाइब्रिड क्रॉस होगी, देन उसके बाद एपिस्टैसिस होगा, प्लियोट्रोपिज्म है, फिनोकॉपीज है, ये जो छोटी छोटी टर्म्स है वो सारी टर्म्स का क्या मीनिंग है वो सारी चीज़ें देखना है। देन उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है, जो क्रोमोसोमल एनॉमलीज हैं वो सारी क्रोमोसोमल एनॉमलीज देखना है, न्यूमेरिकल जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है इसमें। फिर इसके अंदर इन्होंने अगेन म्यूटेशन या वो कैंसर वाला एक पार्ट रखा है कि यहाँ पर जो म्यूटेशन हो रहा है वो किस तरह म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन किस वजह से हो रहा है, म्यूटाजेंस कौन कौन से हैं और कौन सा म्यूटाजन किस तरह का म्यूटेशन कॉज कर रहा है, वो यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था CSIR में, सॉरी नॉट CSIR, अभी हमारे AP में पूछा गया था, AP जूलॉजी में। यहाँ पर आपका जो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और डेप्थ में नहीं था, पूरा मैकेनिज्म नहीं था, पर कौन सा एंजाइम इसके लिए इन्वॉल्व है, तो आपको कौन से तरह का वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और उसके लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है ये पूछा गया था। तो ये वाला पोर्शन भी हमें देखना है, ठीक है। तो देखेंगे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमैटिकली और बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं। सो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को कोई भी चीज़ बोरिंग लगेगी, वील मेक इट फन एंड वील स्टडी,
ठीक है। देन उसके बाद आता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड अप्लाइड जूलॉजी। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें काफ़ी कुछ हद तक हमारा एमपी वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे अभी भी जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन बी कल्चर पर आया था और उस तरह के आए थे, तो ये सारी यहाँ पर जो लास्ट वाला जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा यहाँ पर मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी जो फर्स्ट पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई नहीं भी कोर्स ले रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो वो ये याद रखे कि ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी। जो बॉटनी का पेपर आया था, बॉटनी के पेपर में भी टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया था, जूलॉजी का जो पेपर आया था उसमें भी टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया था। तो बहुत अच्छे से इस वाले पॉइंट को कवर करिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका कॉमन पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस। तो पैथोजेंस के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। डिजीजेस पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आए थे जूलॉजी में। तो डिजीजेस हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे हम सेल बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो ऑर्गेनल से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो हमें कवर करनी है। फिर उसके बाद जितने भी टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं वो कवर करना है। कौन सा पर्टिकुलर वायरस कौन सा कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पूरा जो एक चार्ट है वो हमें लर्न करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये वाली यूनिट हैंडल करना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मतलब हमारा प्यारा सा इकोलॉजी। इकोलॉजी बॉटनी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जूलॉजी में भी इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। 10 यूनिट है तो ये समझ लो कि 10 यूनिट में ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बायस्ड है कि जूलॉजी का पेपर है तो हम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, इस तरह का पेपर नहीं था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का फ्रॉम ऑल द यूनिट्स। हाँ, कुछ यूनिट्स का स्लाइटली वेटेज ज़्यादा हो सकता है क्योंकि 150 क्वेश्चन थे तो एकदम 100% इक्वल वेटेज हो ऐसा नहीं था, बट येस दे हैव ट्राइड टू कवर ऑल द यूनिट्स। ऐसा नहीं है कि इकोलॉजी छोड़ जाते हैं, जूलॉजी में इकोलॉजी से नहीं आएगा, नहीं इकोलॉजी से भी आया था, एवोल्यूशन से भी आया था, जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है वहाँ से भी 2 क्वेश्चंस आए थे। तो पूरा वाइड स्प्रेड है। तो अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना तो मेरा यही सजेशन है कि सारी यूनिट्स में से कोशिश करें कि सब कुछ पढ़ें, और अगर कहीं पर डिफ़िकल्ट जा रहा है कुछ पढ़ना तो फिर आप वहाँ पर एटलीस्ट वो पढ़ें जो इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट वो पढ़ें। सो इकोलॉजी में वही बेसिक से चलेगा, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोटिक, ए बायोटिक वाली बात चलेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड नीश चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बेसिक सी बात है कॉन्सेप्ट ऑफ नीश एंड हैबिटेट, पर कॉन्सेप्ट ऑफ नीश एंड हैबिटेट से क्वेश्चन ट्विस्ट करके CSIR में भी पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है स्पीशीज़ इंटरैक्शन, जो कि हमेशा ही इम्पॉर्टेंट है कि म्यूचुअलिज्म है या कॉमनसेलिज्म है, एमेंसेलिज्म है, नेगेटिव इंटरैक्शन है, पॉजिटिव इंटरैक्शन है। ये इंटरैक्शन के एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये इंटरैक्शंस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है। कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों हमें बहुत अच्छे से डेप्थ में लेकर जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे जो आपका साइकिल्स है वो साइकिल्स इंपॉर्टेंट है, जो पिरामिड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल जो है से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल इतना नहीं, फिर भी जो मरीन इकोसिस्टम है या एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो उसमें कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है, इस बार भी क्वेश्चन था, हालांकि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत ही उसमें सारे ऑप्शंस काफ़ी क्लोज लग रहे थे। तो वो यहाँ से पूछा गया था आपका एक्वाटिक कम्युनिटी के जो पूरे नेमिंग है वो कौन से पार्ट को आप क्या बोलोगे, कहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलेगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आता है अप्लाइड इकोलॉजी, तो वही अपना सारा पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एनवायरनमेंट, कौन सा प्रोटोकॉल किसके लिए है वो यहाँ पर पूछा जाता है। देन कंजर्वेशन बायोलॉजी, ये तो पढ़ना ही रहता है कि कहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन हो रहा है। रेड डेटा बुक के अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट है, थ्रेटेंड है, क्या है, तो उसकी पूरी हायरार्की होना चाहिए और साथ में कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इंडिया में हैं तो हमारे इंडिया के एनिमल्स और लार्जर एनिमल्स पर ऑब्वियसली एम्फेसाइज किया जाता है, मेमेलिया
या आपके एव्स, इनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, तो इनके सारे नेम्स हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम एमपी के वो सारे ऑर्गेनिजम्स देखेंगे जो कि इन ऊपर वाली हैं, वल्नरेबल, थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड, ये सारे हमें नाम पता होना चाहिए। और कौन से नेशनल पार्क में कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कॉन्जर्वेशन हो रहा है, कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कब कौन से ऑर्गेनिज्म का सेंसस हो रहा है। अब जैसे जो एमपी है वो टाइगर स्टेट है, तो कितने टाइगर्स है, कितने टाइगर कौन से नेशनल पार्क में है। तो ये पेपर 1 की भी बात है और पेपर 2 में भी ये हमें देखना होता है, कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, कहाँ पर कौन सी सेंचुरी है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला सेक्शन या लास्ट वाली यूनिट जो कि है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। तो इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा था और बिहेवियर से भी क्वेश्चन पूछा था। तो इवोल्यूशन में सारी ही चीज़ें आ जाएंगी कि आपके कॉन्सेप्ट लमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो आ जाएगा, ओपैरन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद टाइम स्केल्स, ईरास, पीरियड्स, इपोक्स, ये जो है ये पूरा सीक्वेंशली कि कौन सा कितना ड्यूरेशन का है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, अभी हम किस टाइम स्केल में हैं, ये सारी पूछे जाएंगी बातें। फिर उसके बाद आता है फॉसिल पार्क्स इन एमपी। तो एमपी में कहाँ कहाँ पे फॉसिल पार्क है, कौन सा फॉसिल पार्क है, कहाँ पर कौन सा फॉसिल मिला, प्लांट का फॉसिल था, एनिमल का फॉसिल था, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही डिस्टिंक्टली पता होना चाहिए। और इवोल्यूशन ऑफ मैन में वो सारी ही सीक्वेंस की, पहले कौन सा फॉसिल मिला, वो कितना मिलियन ईयर्स पुराना था, फिर कौन कौन सा फॉसिल मिलते गए, कहाँ पर कौन सा फॉसिल मिला, उससे हमने क्या रिड्यूस किया, ये सारी चीज़ें हमें इस यूनिट में यहाँ पर देखना है। देन उसके बाद हमारा पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है वो हम या तो उधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। इवोल्यूशन और जेनेटिक्स का एक ओवरलैपिंग टॉपिक है जिसमें हार्डी एंड वीनबर्ग प्रिंसिपल के जो न्यूमेरिकल्स है वो हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है। इस बार शायद जो क्वेश्चन आया था वो टोटली उसके अजम्पशंस पे था या उसके जो प्रिंसिपल से कि एटलीस्ट हार्डी वीनबर्ग बोल रहे हैं तो उसके अंदर ये सारी कंडीशंस होना चाहिए, तो वो आया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, बॉटलनेक क्या होता है, अडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल क्या हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद सॉरी, ब्रेन एंड बिहेवियर एंड एवोल्यूशन में ये इसके अंदर एल्ट्रुइज्म आएगा, ग्रुप सिलेक्शन आएगा, किन सिलेक्शन आएगा। यहाँ पर जो इसके लिए फॉर्मूलाज हैं वो हमें फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर ये अप्लाई होगा। फिर कौन सा इंडिविजुअल कौन से दूसरे इंडिविजुअल के साथ कितना % रिलेटेड है। जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स से कितना रिलेटेड है, हम हमारे भाई बहनों से कितना रिलेटेड है, हम हमारे कज़न से कितना रिलेटेड है। तो एक परसेंटेज वाला जो चार्ट है बहुत ही बेसिक सा, वो हमें पता होना चाहिए। हालांकि उसका यूजेज तो हमें कैलकुलेशन में होता है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम तो हमें वो पूरा चार्ट भी दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारा किससे कितना % रिलेशन है और किस तरह से हम किसकी तरफ टेंड करेंगे ज़्यादा उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें ये वाले पॉइंट में कवर होती है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वो भी ख़त्म होता है। हालांकि इसके अंदर ये सोशल डोमिनेंस जो है, अग्रेसिव बिहेवियर जो है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्प्रिंटिंग क्या है, इम्प्रिंटिंग कब बोलेंगे, कभी किसी बर्ड ने किसी टाइम पर कॉल किया तो वो कॉल क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस वाली यूनिट में कवर होती हैं। ठीक है, तो सिलेबस काफ़ी लेंथी है, घबराना नहीं है कि बहुत सारा सिलेबस है। इनमें से जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक सभी स्टूडेंट्स ने कम से कम 5 से 6 यूनिट अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में देखी ही है। हार्डली कोई 2 से 4 यूनिट ऐसी हो सकती है जो उसने कभी नहीं देखी है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। वो जो कभी नहीं वाली यूनिट्स है वो भी हमने 11th और 12th में तो टच करी ही थी। ठीक है, वहाँ से हमारा बेस तो क्लियर है ही, अब बस उसे ब्रश अप करके और थोड़ा एडवांस लेवल में तैयार करना है। अगर सिस्टमैटिक वे में रेगुलरली इसे पढ़ा जाए और किया जाए तो दिस इज समथिंग जो कि हम एक 4 से 6 महीने में बहुत ही ईजिली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी करी होगी तो वो जानते हैं कि ऐसा नहीं
नहीं हो सकता है, बहुत ही इजीली हो सकता है। ठीक है, सो अगर आपको पीछे से एक पुश चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको कोई बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, तो जूलॉजी के ये जो यूनिट्स है ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। हम शुरू करेंगे बायोकेमिस्ट्री की यूनिट। बेसिक से हायर लेवल पर हम लेकर जाएंगे, तो जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, जो क्लासिकल एंड वाले, वैसे क्लासिकल जूलॉजी वालों को भी होती है, पर अगर भूल गए हैं या इफ़ यू वांट टू स्टडी दिस पर्टिकुलर यूनिट, तो हम कल से शुरू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, सो मैं पढ़ाऊंगी बायोकेमिस्ट्री और उसके बाद सीक्वेंशियली हम सारी ही यूनिट्स कवर करते चलेंगे वन बाय वन। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम जा रही है, इस सेशन के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम कि आप वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, सो आई होप आज जो मैंने आपको एक वर्कआउट प्लान बताया है वो आप लोगों को समझ में आया है, डूएबल लगा है और थोड़ा सा समझ में ये भी आया होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, उसका हम लोग काफ़ी नॉलेज यहाँ पर रखते हैं, तो वो हम आप लोगों को दे सकते हैं। तो वो वाली चीज़ के लिए भी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर आप ज्वाइन करते हैं या हमारे साथ एसोसिएट होते हैं या रेगुलरली क्लासेस देखते हैं, तो भी आपको वहाँ पर वो हेल्प मिलेगी कि प्रॉपर पिछले कुछ पेपर्स का एनालिसिस करते हुए आगे किस तरह से हमें हमारी तैयारी करना है, वो वाला गाइडेंस भी यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। सो इसी के साथ ये वाला सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड लेट्स मीट टुमारो विद द वेरी फ्रेश यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू।